गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आराम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। चलिए, तो इससे पहले कि आपने वीडियो देखी होंगी और वीडियो क्लास में आपने लास्ट में जो हमने पढ़ा था वो हमने रज़िया सुल्तान को पढ़ा था। ठीक है, रज़िया सुल्तान को पढ़ा था। और रज़िया सुल्तान कौन थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी, जिसने अपना यानी इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था रज़िया सुल्तान को। रज़िया सुल्तान ने दिल्ली की गद्दी पर शासन किया और ऐसा करने वाली वह प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कहलाती है। ठीक है, इसका ये बात हमने डिस्कस कर ली थी। और जैसे ही रज़िया सुल्तान की जब मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद उसके जो बाद के उत्तराधिकारी आते हैं, तो बाद के उत्तराधिकारियों के बारे में हमने डिस्कस किया था यहाँ पर बोर्ड पर। उसमें हमने लास्ट में जब पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था जो लास्ट का हमारा शासक हुआ करता था नासिरुद्दीन महमूद को पढ़ा था। और नासिरुद्दीन महमूद को किसने गद्दी पर बैठाया था? नाम था उसका बलबन। एक अमीर हुआ करता था बलबन, उसने नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाया। कैसे बैठाया भाई? अमीर था। ठीक है, अमीर होने के साथ साथ जो बलबन था वह चालीसा दल का सदस्य भी था। ठीक, चालीसा दल का सदस्य होने के साथ साथ उसने क्या किया कि अन्य अमीरों के साथ मिलकर अपनी शक्ति को बढ़ाया। और रज़िया सुल्तान की मरने के बाद नासिरुद्दीन महमूद को अपने तरीके से उसने गद्दी पर बैठाया और उससे कुछ जो है कि आर्थिक लाभ की प्राप्ति की। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद के समय ही जो आपका बलबन था वह नायाबे मुमलिकात के पद पर बैठा था। याद रखना, ये पद इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि नायाबे मुमलिकात के पद पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो बलबन था। ठीक, तो यहाँ तक हमने कहानी पढ़ ली थी। इससे आगे चलते हुए हम देखते हैं कि जो नासिरुद्दीन महमूद है उसकी मृत्यु हो जाती है 1246 ईस्वी के लगभग उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और जब ये मर जाता है आपका नासिरुद्दीन महमूद, तो उसके बाद जो है दिल्ली की सत्ता पर कौन आसीन होता है? आपका गयासुद्दीन बलबन आसीन हो जाता है, जिसका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक 1266 लेके 1286 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको पढ़ना है। तो इसको पढ़ने से पहले इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जान लीजिए आप। ठीक, बेसिक इन्फॉर्मेशन मतलब कि भैया इलवरी तुर्क था। पहली बात, कौन था ये? बलबन इलवरी तुर्क था। दूसरा, चालीसा दल का क्या था? ये सदस्य था। एक तुर्क अमीर था। ठीक, ये बातें आपको याद हैं। ठीक है, एक और फैक्ट है इसके बारे में, कहा जाता है भैया स्वयं को ये अफरासियाब का वंशज बताता था। ये अफरासियाब जो वंश है वो कहीं ना कहीं ईरान में ये वंश चलता है। और जो है कि गयासुद्दीन बलबन ने अपने आप को इसी वंश का बताया कि भैया मैं इसी वंश से संबंधित हूँ। ठीक है, अफरासियाब का वंश मतलब अफरासियाब यहाँ पर हम क्यों बता रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि जो गयासुद्दीन बलबन है इसने कुलीनता पर बल दिया था। कुलीनता पर बल देते हुए रक्त की शुद्धता पर, कुलीनता यानी क्या होता है? कुलीनता पर बल, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसने क्या किया? कुलीनता पर इसने बल दिया। ठीक है, कुलीनता पर बल दिया मतलब कि रक्त की शुद्धता यानी भेदभाव, समझ ना, ऊंच नीच भेदभाव तरीके का इसने क्या किया? स्वभाव यहाँ पर प्रदर्शित करता है। रक्त की शुद्धता पर बल देते हुए इसने क्या कहा? इसने मतलब कि इसने ये किया कि इसका जो दरबार था वो कुलीन व्यक्तियों के लिए इसने हमेशा के लिए बंद कर दिया कि भैया मेरे दरबार में कोई कुलीन व्यक्ति नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसने क्या, किस पर बल दिया? रक्त की शुद्धता पर बल दिया। और एक लेखक हुआ करते थे वर्णी, उन वर्णी साहब ने तो बलबन के सामने इतना कुछ लिख डाला कि उन्होंने बताया, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि बलबन जो है कि बोलता था कि जब भी मैं किसी कुलीन व्यक्ति को देखता हूँ तो गुस्से से मेरी आंखें लाल हो जाती हैं और मेरा जो हाथ है वो उसे मारने के लिए तलवार पर चला जाता है। तो इस तरीके के कुछ कथन लिखकर जो है कि जो बर्नी साहब हैं उन्होंने हमको बताया है कि जो गयासुद्दीन बलबन था वो कुलीन व्यक्तियों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करता था। ठीक है, या उनको किस प्रकार से, किस नज़र से देखता था।
तो याद रखना, रक्त की शुद्धता पर बल दिया, कुलीनता पर बल दिया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है यहीं से मेंस में, आपके यहाँ पे पीएससी के मेंस में कई बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बलवन के राजत्व सिद्धांत को समझाइए, व्याख्यात कीजिए। ठीक है, बलवन के जो सैन्य क्या बोलते हैं आपकी शासकीय अभिव्यक्ति यानी प्रशासकीय जो कार्य हैं उसके बारे में बताइए, ऐसे क्वेश्चन बने हैं। तो हमने सभी क्वेश्चनों को मर्ज करके इसका एक सार लिखा है यहाँ पर, बलवन के राजत्व सिद्धांत तथा उसकी शासकीय अभिव्यक्तियों पर प्रकाश डाली। ये आपके लिए मेंस का क्वेश्चन है, इसको नोट करना है आपको और आंसर राइटिंग करना है। ठीक है, चलिए, तो जब बलवन गद्दी पर बैठता है दिल्ली की, तो दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही होता क्या है कि उसके सामने कुछ समस्याएं होती हैं। ठीक है, वो समस्याएं उसके समय से नहीं, उससे पहले वाले समय से ही चली आ रही हैं और उन समस्याओं को वो कहीं ना कहीं हल करेगा और हल करने के क्रम में जो भी नीतियाँ सिद्धांत लागू करेगा वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे वो पहले उन समस्याओं को समझते हैं। क्या समस्या थी भैया? राजपद की गरिमा कम हो गई थी बलवन के समक्ष। बलवन जब गद्दी पर बैठता है, यानी गद्दी पर बैठने से पहले ही होता क्या है कि दिल्ली की जो गद्दी थी उसकी जो गरिमा थी वो गरिमा कम हो गई थी। ठीक है, गरिमा कैसे कम हो गई थी? जो वहाँ के अमीर लोग हुआ करते थे वह शासन व्यवस्था में कहीं ना कहीं अत्यधिक हस्तक्षेप करते थे। वह शासकों को क्या समझते थे? कठपुतली समझते थे और इसी क्रम में वह अमीर और उलेमा वर्ग वहाँ दिल्ली की जो जनता है उसको भड़काते थे और भड़काने के क्रम में विद्रोह करवाते थे। ठीक है, इससे होता क्या था, राजपद की जो गरिमा थी वह कम हो गई थी, मतलब राजा की कोई वैल्यू वहाँ बची नहीं थी, राजा से कोई डरता ही नहीं था। जैसे आज चोर लोग होते हैं ना, चोर उचक के जो मर्डर करने वाले, ठीक है, जो रेपिस्ट होते हैं, वो आज कहीं ना कहीं पुलिस से नहीं डरते हैं। ठीक है, क्यों नहीं डरते? वो इसलिए नहीं डरते क्योंकि पुलिस को कहीं ना कहीं हम जो प्रशासन है, प्रशासन में कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से जो पुलिस विभाग है उसको पूर्ण अधिकार नहीं दिए जाते, जिसका फ़ायदा क्या होता है, जिसका फ़ायदा चोर उचक्के और जो रेपिस्ट होते हैं वो उठाते हैं। यदि एक बार हमारी जो पुलिस विभाग है यदि उसको फुल फ्रीडम दे दिया जाए तो चोर उचक्के और जो रेपिस्ट हैं पुलिस के नाम से कांपेंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर राजपद की गरिमा कहीं ना कहीं कम हो गई थी। ठीक है, और तुर्क-ए-चहलगानी, आपने ये सुना होगा, तुर्क-ए-चहलगानी एक जो था आपका दल था, और ये किसका दल था? अमीरों का दल था। 40 अमीरों का, ये तुर्क अमीरों का ये दल हुआ करता था, यानी इसमें जो विश्वास पात्र अमीर लोग होते थे वह इसके सदस्य होते थे और उन्हीं में से जो बलवन एक हुआ करता था। तो होता क्या है यहाँ पर, हुआ क्या पर, उसने इस दल की समाप्ति कर दी। क्यों कर दी भैया? उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। ठीक है, ये अत्यधिक शासन व्यवस्था में अत्यधिक हस्तक्षेप कर रहे थे, राजा के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। फिर अगली समस्या क्या थी? बंगाल में तुगरिल खां का विद्रोह चल रहा था। ये जो बंगाल वाली समस्या है ये आज से नहीं, बहुत पुरानी है। ठीक है, और जो हम शासक पढ़ चुके हैं उनके समय में भी बंगाल में आपने सुना होगा अभियान किए थे। ठीक है, और वहाँ के जो शासक थे जो विद्रोह करते थे उनको कहीं ना कहीं अपने शरण में उन्होंने लिया था। तो बंगाल का एक विद्रोह चल रहा था, तुगरिल खां के नेतृत्व में उसको समाप्त किया। ठीक दिल्ली के आसपास क्या हो रहा था भैया? मेवाती बहुत लूटपाट मचाते थे। तो मेवाती लूटपाट कैसे मचाते थे भैया? दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वो अत्यधिक घने जंगलों से युक्त था और इस घने जंगल का फ़ायदा उठाकर वहाँ पर जो स्थानीय रहवासी होते थे, आपके जो मेवाती लोग, ये थोड़े लुटेरे किस्म के व्यक्ति हुआ करते थे और क्या करते थे, वहाँ की जनता से लूटपाट करते थे, लूटपाट करते हैं और उनको परेशान करते थे। तो ये एक समस्या थी। और भैया एक समस्या ये थी कि मंगोलों का आक्रमण, यानी मंगोलों के आक्रमण का खतरा दिल्ली पर मंडरा रहा था जिस समय बलवन गद्दी पर बैठा था। तो इन समस्याओं का समाधान वह किस प्रकार करता है और जिस प्रकार से करेगा भाई वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं, सबसे पहले राजपद की गरिमा को ऐसे कम हो गई, अब उसको बढ़ाने के लिए कुछ तो करेगा। राजपद की गरिमा को बढ़ाने के लिए उसने क्या किया? राजत्व का देवीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। पहला पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पर? राजत्व का देवीय सिद्धांत प्रस्तुत किया, यहाँ तक ठीक है, देवीय सिद्धांत। तो राजत्व का यहाँ पर मतलब क्या है? राजत्व, देवीय सिद्धांत तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन राजत्व का यहाँ पर मतलब क्या है? राजत्व से तात्पर्य उन सिद्धांतों, नीतियों एवं कार्यों से हैं जिनका प्रयोग करके सुल्तान अपनी प्रभुसत्ता, अपनी
अधिकार और अपनी शक्ति को प्रदर्शित करता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, लिख लेना, आप नोट कर लेना। राजत्व से तात्पर्य उन नीतियों, सिद्धांतों एवं कार्यों से है जिनका प्रयोग करके सुल्तान अपनी प्रभुसत्ता, अपने अधिकार एवं अपनी शक्ति को प्रदर्शित करता है। इसी क्रम में बलबन ने राजपद की गरिमा को बढ़ाने के लिए राजत्व का देवी सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये आपको मेंस में लिखना है। क्या किया? राजत्व का देवी सिद्धांत प्रस्तुत किया। बलबन दिल्ली का ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के देवी सिद्धांत की व्याख्या की। ठीक है, और उसने कहा कि जो है सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और इसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, नहीं किया जाना चाहिए। और इसी क्रम में बलबन ने खुद को नियाबते खुदाई कहा। समझ रहे हैं ना, वह खुद को नियाबते खुदाई समझता था और जिल्ले इलाही की उपाधि, जिल्ले इलाही, क्या लिखना है आपको? जिल्ले इलाही, खुद को जिल्ले इलाही की उपाधि से सम्मानित किया। तो आपको ये पॉइंट अपने मेंस में लिखना है कि राजत्व से क्या तात्पर्य होता है। ठीक है, आपको ये लिखना है। तो खुद को क्या बताया उसने? जिल्ले इलाही की उपाधि से सम्मानित किया और दिल्ली में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की। तो आपको इतनी बात समझ में आ रही है ना? आपको ये सब लिखना है अपने आंसर में। ठीक है, ये हमने क्या लिख दिया? भूमिका लिख दी। ठीक है, ये भूमिका होती है लिखने का, ये तरीका होता है। अब इसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन लगी क्या कि कोई डेट है, कोई नाम आपने लिखा हो? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सिंपल सी हमने बात की, दो टूक बात कि भाई राजत्व का मतलब क्या है, राजत्व का देवी सिद्धांत को हमने उससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब दरबार को उसने क्या किया? अब आगे बात करते हैं कि दरबार को गरिमापूर्ण बनाने के लिए उसने अपने दरबार में ईरानी परंपरा पर आधारित कुछ प्रथाएं यहाँ पर लागू की। उन प्रथाओं का नाम क्या था? यानी दरबारी अनुशासन को बढ़ाने के लिए सिजदा, पाबूस एवं नवरोज त्योहार का प्रचलन किया। नवरोज, सिजदा यहाँ पर क्या है भैया? सिजदा याद रखना, यहाँ पर सिजदा यानी सिर झुकाकर क्या करना है आपको? सलाम करना, सिर झुकाकर सलाम करना। और पाबूस का मतलब हैगा पैर चूमना। बात समझ में आ रही है ना? सजदा और पाबूस का मतलब यानी दरबारी अनुशासन को लागू किया उसने, ईरानी परंपरा को अपने दरबार में लागू किया। और इसी क्रम में दरबारी अनुशासन को बढ़ाने के लिए सिजदा यानी सिर झुकाकर सलाम करना और पैबोस यानी पैर चूमना एवं ईरानी त्योहार नवरोज का प्रचलन किया। तो आपको ये लिखना आंसर में। बात समझ में आ रही है ना? चलिए आगे हम बात करते हैं। बलबन ने, जो अभी हमने डिस्कस किया था, ये लाइन आप लिख सकते हो, इसको ऐड करना आपको आंसर में। बलबन ने कुलीनता यानी रक्त की शुद्धता, बलबन ने कुलीनता यानी रक्त की शुद्धता पर बल देकर स्वयं को ईरान के अफराशियाब का वंशज घोषित किया। कौन सी लाइन लिखना है आपको? बलबन ने कुलीनता यानी रक्त की शुद्धता, कोष्टक में लिखना है आपको उसको, पर बल देकर स्वयं को ईरान के अफराशियाब का वंशज घोषित किया तथा निम्न कुल के व्यक्ति के लिए दरबार यानी निम्न कुल के व्यक्ति के लिए जो आपके राज दरबार के जो क्या बोलते हैं आपके जो राज्य के जो दरबार हैं वह हमेशा के लिए बंद कर दिए, यानी दरवाजे। तो राज्य दरबार हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। किसके? निम्न कुल के व्यक्ति के लिए। ठीक है, वही बात मैंने आपको बताई थी कि जो बर्नी नाम के लेखक थे उन्होंने लिखा था उनके बारे में। ठीक है, तो उससे आप समझ सकते हो कि बलबन किस प्रकार का व्यक्ति था। चलिए आगे होते क्या, आगे क्या समस्या थी आपकी? आगे आपकी समस्या थी भाई मंगोल आक्रमण चल रहा था, तो मंगोल आक्रमण
को रोकने के लिए बलबन ने सीमाओं की किलेबंदी करवाई, ठीक। और इसी क्रम में बंगाल में चल रहे तुगलक खां का विद्रोह का दमन करने के लिए उसने स्वयं बंगाल अभियान किया और इस तरह यह बलबन का दिल्ली से बाहर प्रथम अभियान था। आपको ये लिखना है। चलिए फिर आगे आपको क्या लिखना है, फिर आगे आपको लिखना है कि भैया यहाँ पर बलबन ने अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक सैन्य विभाग की स्थापना की जिसे दीवान-ए-आरिज कहते हैं, ठीक है। और इसी क्रम में एक गुप्तचर विभाग की स्थापना भी करता है जिसका नाम था बरीद-ए-मुमालिक, ठीक है, बरीद-ए-मुमालिक। और इस पर बैठने वाला यानी इसका प्रमुख कौन होता था, बरीद कहलाता था। इसका प्रमुख कौन कहला रहा है भैया यहाँ पर, बरीद, याद रखना, बरीद कहलाता था गुप्तचर विभाग का प्रमुख। यानी बलबन के जो सुदृढ़ राज्य का जो आधार था वह कौन था, उसका सुदृढ़ और मजबूत गुप्तचर विभाग, ठीक है। यह आपको याद रखना है। तो ये सब आप अपने आंसर में जब पुट करवाओगे, यानी आप अपने आंसर में ये सब पुट करोगे यानी लिखोगे तो आपका आंसर कैसा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आकर्षित। यानी याद रखना उसने एक और जो समस्या थी लास्ट आपकी कौन सी थी, जो दिल्ली के आसपास मेवाती लूटपाट करते थे, उसका आप पॉइंट बना के क्या लिखोगे कि बलबन ने दिल्ली के आसपास जो मेवातियों की समस्या थी उसको समाप्त करने के लिए दिल्ली के आसपास के सारे जंगलों को कटवा दिया और कटवा कर वहाँ पर जो सैन्य छावनियाँ हैं उनकी स्थापना की। और इस प्रकार से जो मेवातियों की लूटपाट की समस्या थी दिल्ली के अंदर उसने उसका अंत कर दिया। आपको ये पॉइंट लिखना है। तो इसमें कोई परेशानी है क्या, आपने इन पॉइंटों के आधार पर ही तो सारा अपना आंसर खत्म कर लिया, ठीक है। आपने शासकीय अभिव्यक्तियाँ भी बता दी कि शासकीय अभिव्यक्ति में क्या किया उसने, भाई सैन्य विभाग की स्थापना, गुप्तचर विभाग की स्थापना, ठीक है। और जो है कि मेवातियों से निपटने के लिए सैन्य छावनियों की स्थापना कर दी, आसपास के सारे जंगलों को उसने कटवा दिया। तो ये गलत है जंगलों को कटवाना, लेकिन ठीक है, अब उसे अपने राज्य का सुदृढ़ करना था, ठीक है। और इसी प्रकार से उसने मंगोलों से आक्रमण से बचने के लिए उसने क्या किया, उसने एक दूत मंडल मंगोलों के यहाँ पर भेजा, यानी शांति का प्रस्ताव लेकर, ठीक है। और आखिरी में यदि बात करें तो जो बलबन के दरबार में जो प्रसिद्ध फारसी भाषा के प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे आपके अमीर खुसरो और